देखो आप लोगों को हम जब बता रहे थे जैन धर्म, तो जैन धर्म में जो पहला सभा हुआ था वो कब हुआ था? 300। तो उस समय जो है जैन धर्म दो भागों में विभक्त हुआ। कितने भागों में? एक भाग जो उसका हुआ उसको कहते हैं श्वेतांबर, और एक भाग क्या कहते हैं? इस सब के पीछे का कहानी क्या है देखिएगा। 300 ईसा पूर्व, कब की बात कर रहे हैं? 300 ईसा पूर्व जो है, इस समय मगध पर भयंकर मगध में अकाल पड़ा। इस समय जो है मगध में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? मगध में अकाल पड़ा है। अकाल जो है वो सूखा है। इस समय सूखा जब होगा तो कृषि नहीं होगा, और कृषि नहीं होगा तो लोग भूखे मरने लगेंगे। भारी संख्या में लोग जो है मगध में भूखे मरने लग गए, मगध में। और ऐसे में जब मगध में भूखे मरने लग गए भारी संख्या में लोग, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि इसी समय अगर कहा जाए तो यहां पर जो जैन धर्म चल रहा था, जैन धर्म के एक गुरु, और इसका नाम है भद्रबाहु। क्या नाम है? क्या नाम है? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो है ये छोड़ करके मगध को और कर्नाटक चले गए। बताओ कहां चले गए? फिर से सुनना कहानी। 300 ईसा पूर्व, कब की बात कर रहे हैं? 300 ईसा पूर्व मगध में भयंकर अकाल पड़ा। मगध में तो ये जो भयंकर अकाल पड़ा है, इस समय जो जैन में एक गुरु है, और इसका नाम क्या है? इनका नाम तो पहले भी तुम लोग को बताए हम। हाँ, इन्होंने ही शिक्षा दिया था किनको? चंद्रगुप्त। तो इस समय जब अकाल पड़ा मगध में तो कहां चले गए? कर्नाटक। कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? अकाल जब मगध में खत्म हो गया तो 12 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद जो है ये भद्रबाहु जो है, ये भद्रबाहु, इस लाइन को नहीं लिखे। मगध में अकाल, 12 वर्ष के बाद भद्रबाहु मगध लौटा। कहां लौटा? तो जब यहां मगध लौटा तो इस समय क्या हुआ कि इस समय जो यहां पर और जो जैन लोग रुक गए थे, उस सब इसका विरोध कर दिया कि जब स्थिति खराब हुआ तो मगध छोड़ दिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो जो लोग मगध में रुके हुए थे, वो सब जो जैन धर्म अपनाए हुए थे, वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में था। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है क्या, अगर देखा जाए तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है, अगर देखा जाए तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो लोग थे वो मगध में रुक गए थे। यहां इनके जो जैन गुरु हैं, इनका नाम क्या है? जब दोबारा लौट करके भद्रबाहु आया तो दोनों गुटों में जबरदस्त विवाद हो गया। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जितने लोग थे वो सब कह रहे हैं कि तुम लोगों को कोई जगह मगध में नहीं है। जब मगध में स्थिति विपरीत हुआ था तो तुम मगध को छोड़ करके कर्नाटक चले गए थे जब अकाल पड़ा था तो, और जब स्थिति दोबारा ठीक हुआ है तो तुम दोबारा लौट करके कहां आ गए हो? मगध आ गए हो। तो इन लोगों को अपना ही नहीं रहा था, बोल रहा था कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम अलग हो। ये 19-20 का फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 19 लाख का फर्क है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हुआ कि एक तरफ स्थूल भद्र हो गया और एक तरफ कौन हो गया? और इस प्रकार से जैन धर्म दो भागों में बट गया। कितने भागों में? तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो हुआ है जैन धर्म, इसको कहेंगे श्वेतांबर। क्या कहेंगे? और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ है, इसको जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में, इसको क्या कहा जाएगा? दिगंबर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दिगंबर कहा जाएगा। तो एक हो गया श्वेतांबर और एक हो गया श्वेतांबर और एक क्या हो गया? इस बात को समझिएगा। तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर, भद्रबाहु के नेतृत्व में स्थूल भद्र श्वेतांबर, भद्रबाहु दिगंबर। और इस प्रकार से जैन धर्म दो भागों में, और दोनों के गुरु अलग अलग रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे मेजर चीज आपको यही याद रखना है कि स्थूल भद्र तो मगध में ही रुके थे, तो इसके जो मानने वाले लोग थे वो कहां थे? सब मगध में थे। भद्रबाहु कहां चले गए थे? कर्नाटक। तो कर्नाटक से वो लौट करके दोबारा लौटे। सबसे पहली बार जो है उस स्थूल भद्र ने ये कहा कि तुम लोग सही तरीके से जैन धर्म को नहीं अपना रहे हो, और ये बात को मानते हुए भद्रबाहु ने जैन धर्म की जो दूसरी शाखा दिगंबर है
उसको बहुत अधिक कठोर बना दिया। जो दूसरी शाखा दिगंबर हुआ और उसमें नियम और व्यवस्थाएं एकदम से कड़ा बना दिया गया है। और इसी कारण से जैन धर्म की दूसरी शाखा जो है दिगंबर, यह सबसे ज्यादा जबरदस्त माना जाता है नियम कानून और विधि के मामले में। क्लियर है? अब दोनों के बारे में आपको हम बताएंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के दो शाखा बताओ कौन कौन? एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर है। एक श्वेतांबर है और दूसरा, तो आपके अजीत सर आ गए क्या? अभी लगता है सर नहीं आए, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। वो तो सर ही जानते हैं, हमको नहीं पता। हम तो सबके बारे में बोलेंगे कि आ जाएंगे, ठीक है? नहीं, हमको कुछ नहीं पता है। सब कुछ पता है? सब कुछ पता है क्या मतलब है, बताइए जरा। अमित सर हमारे पड़ोसी इसलिए सब बात जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अजीत सर थोड़े ना पड़ोसी के सब बात जानते हैं, बताओ। तो बैच 2 से जो है कुछ बच्चे लीची लेकर के आए थे अपने घर से, जिनका घर मुजफ्फरपुर में है। तो कल की घटना क्या हुई आप लोग को हम बताते हैं। देखो कितना ध्यान से सुन रहे हैं सब। अगर टीचर पढ़ाना छोड़ करके अपनी बातें करे, इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। बताइए सर, जल्दी बताइए। चलो एकाग्र बनाने के लिए कम से कम बता देते हैं, ठीक है? तो लीची आया, ऑफिस में आया, तो हम लीची खा रहे थे, हम और अमित सर और उनका बेटा जिसका नाम है अनंत श्री। क्या नाम है? इतने में पता चल गया उनकी मैडम को कि लीची आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने ही तरफ से वो बोल रहे हैं बार बार क्या कि लीची अपने अपने खाइए आप लोग। अब ये क्या थे कि खा रहे थे, तो इसमें क्या हो गया, 4 लीची उठाए और अपनी मैडम को जाकर दे रहे, कर लो ऐस करो। अब उनकी मैडम ये 4 लीची देख करके भड़क गई एकदम से, अरे 4 ही लीची खाएंगे हम। वही लीची उठाए उसके सर पे मार दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा नोक झोंक है। तो हमको कह रहे हैं क्या कि सर देखो, पत्नी हो तो दिक्कत, पत्नी ना हो तो दिक्कत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी, वो उनकी पत्नी और उनका बेटा रहेगा। तो उनका बेटा को तो हम ही संभालते हैं ना ज्यादा। समझ है कि नहीं है? मेरे हक में भी वही है। और वो बेचारे को भी पता है, छोटा बच्चों को पता है कि चलो ठीक है, तभी तो भागते भागते मेरे रूम में आ जाता है। है कि नहीं आया? तो ऐसी घटनाएं कई बार होते रहती है। समझ में आया? तो अजीत सर के बारे में हमें ये सारी बातें अभी नहीं पता, ठीक है? आ जाएंगे सर, 1-2 दिन छुट्टी खत्म करके फिर आ जाएंगे। तो एक बता रहे हो श्वेतांबर, दूसरा बताना। एक श्वेतांबर है, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में क्या होता है कि इस जो शाखा के जो लोग हैं वो श्वेत वस्त्र को धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? श्वेत वस्त्र को धारण करेंगे। और यहां पर कोई वस्त्र नहीं धारण करेंगे, कोई वस्त्र नहीं रहेगा। श्वेतांबर में बताओ कौन सा वस्त्र? श्वेत वस्त्र। और यहां नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमने अभी नियम के बारे में आपको नहीं बताया था अभी, कि जो 5 नियम जो हमने बताया था, 5 व्रत जो बताए थे, और उस व्रत में इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हमें किसी प्रकार का कोई भौतिक सुख या कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कोई उम्मीद होना ही नहीं चाहिए। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पर नियम को और अधिक कठोर बना दिया गया है दिगंबर में। कौन से में? श्वेतांबर के तरफ अगर कहा जाए तो इस शाखा के प्रमुख कौन है? इस शाखा के जो गुरु हैं वो कौन है बताओ? या संस्थापक कहा जाए तो स्थूल भद्र। कौन है? स्थूल भद्र है, स्थूल भद्र। दिगंबर के तरफ अगर कहा जाए तो इस तरफ जो है वो भद्र बाहु है। कौन है? दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन है? और श्वेतांबर के स्थूल भद्र है और दिगंबर के भद्र बाहु। इनको एकदम बांट करके अलग कर दिया गया। नहीं, आप एकदम अलग रहिए, हमारे साथ आप नहीं हो सकते हैं। जैन धर्म के दूसरी शाखा बोल रहे सीधे इस बात को कि जब अकाल पड़ा आप चले गए। देख लो, तुम्ही को कह रहे हैं लेट से आई तो तुम क्यों देख रहा है? जानते हो? नहीं, अभी जान पहचान करवा देंगे तुरंत। कल राखी लेकर के आना, ठीक है? तुरंत जान पहचान आ जाएगा। हम पढ़ा रहे इधर, एकदम देख रहा है, देख ही रहा। अरे 1-2 सेकंड हो गया, तुम देख ही रहे हो गधा। गलती से नजर पड़ना अलग बात है। तो इधर गुरु कौन है बताओ?
इधर बताओ, इधर है आपका भद्रबाहु। श्वेतांबर में कैसे वस्त्र धारण करेंगे? श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। और यह दिगंबर में, श्वेतांबर में मोक्ष की प्राप्ति आसान है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति यहां पर जो है आसान है। कल आपको बताए थे कि मोक्ष की प्राप्ति क्या होता है, बताए थे ना? जीवन मरण से हमेशा के लिए छुट्टी पाना, जीवन मरण से दूसरी दुनिया में चला जाना, और वहां पर ना कोई भूख ना प्यास कुछ नहीं, और ये जीवन काल हजारों हजार साल का रहेगा। समझ में? यही तो समझाया जाता है यहां पर कि आप लोगों को जो जीवन मिला है ये क्षणिक जीवन है। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतना ही, ये बहुत लंबा समय नहीं है। आप जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे तो हमेशा से आपको जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगा, और हजारों हजार साल आप जिएंगे, और वहां कोई कष्ट आपको होने वाला नहीं। तो यहां पर जो है मोक्ष की प्राप्ति आसान तरीके से होगा, लेकिन यहां जो है वो मोक्ष की प्राप्ति मुश्किल है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति जो है यहां पर मुश्किल है, इस बात को समझिएगा। तो कैसे है ये भी देखो जरा, सोचो जरा। यहां पर क्या है कि जो श्वेतांबर के लोग हैं, इसमें जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनके अनुसार जो 4 शिक्षाएं दी गई थी, कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, समझ में आ गया? तो 4 शिक्षाएं अगर आप सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय को और अपरिग्रह को अगर आप मान लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है 4 शिक्षाओं से। कितने शिक्षाओं से? लेकिन यहां अगर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे आपको तो 4 शिक्षाओं के अलावे 5वीं शिक्षा भी। कौन कौन सा बताओ? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और ये सब के सब जो है अगर देखा जाए तो इसमें याद रखना है कि 5 शिक्षा अगर मानोगे तब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि यहां 4 था और वहां क्या हो गया? कठोर नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहां 4 था और क्या हो गया? 5। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, श्वेतांबर में गृहस्थ जीवन में भी रह करके और जैन धर्म को अपनाएगा और ये इनका कल्याण हो सकता है, लेकिन यहां दिगंबर में नहीं है। दिगंबर में अगर आप चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति तो आपको एनी हाउ जो है सन्यासी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? यहां सन्यासी बनना ही पड़ेगा। श्वेतांबर में ऐसा मानना है कि यहां पर जो है वो पुरुष और महिलाएं दोनों के दोनों जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। यहां पर केवल पुरुष, क्या बोला हमने? केवल जो है पुरुष जो है वो मोक्ष की प्राप्ति, केवल पुरुष मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसे में तो समस्या बढ़ गया। नहीं, यहां पुरुष और महिलाएं दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, दोनों का कल्याण हो सकता है, लेकिन दिगंबर में ऐसा है? तो इसमें पता है क्या कहा गया इसके उपचार के लिए? इसके उपचार में कहा गया है कि अगर कोई महिला है और इस शाखा में है, दिगंबर में है, तो सबसे पहले उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और पुरुष बनना पड़ेगा, और पुरुष बनने के बाद दोबारा वो प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम मोक्ष की प्राप्ति हो। समझ में आएगा नहीं? इसका उपचार यही है। महिलाएं जो है दिगंबर में मोक्ष की प्राप्ति, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं और पुरुष दोनों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि दिगंबर ज्यादा मुश्किल है कि नहीं है, और श्वेतांबर जो है इसमें कुछ आसान नियम बनाए गए हैं। तो श्वेतांबर में देखो, ऐसे तो इस धर्म में कहा गया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो नॉर्मल इंसान तो जो रहेगा इसमें से कोई नहीं मानेगा, केवल रहेगा जैन धर्म में, क्योंकि आज के समय पे इतना संभव नहीं है। ये जो बातें बनाई गई है, ये सब जो लिखी गई है, कल्पना की गई है, ये अभी से समझ लो 2500 साल पहले का है। कब का? और 2500 साल पहले ना तो देश में, विश्व में इतना पॉपुलेशन है और ना तो इतना धार्मिक विवाद है। लोगों के मन में इतना अधिक असंतोष उस समय नहीं था। उस समय ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि ये डेवलप कर लेना है, कंप्यूटर बना लेना है, लैपटॉप बना लेना है, कुछ नहीं।
एक बेहतर जीवन यापन करना है, सुखी पूर्वक रहना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसके अलावा कोई जीवन का उद्देश्य अलग से नहीं है। अलग से कोई उद्देश्य नहीं, कितना बिल्डिंग बना लेंगे, इतना जमीन खरीद लेंगे। जमीन खरीदने के प्रति कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि जमीन ही इतना ज्यादा है। अरे जमीन का कमी होगा तब तो तुमको लगेगा ना कि खरीद के जमा करें हम अपने लिए, अपने आगे वाले वंश के लिए। और मान लो तुमको मिल गया 400 बीघा जमीन, पर उस समय तो जमीन को लेकर के कहीं पर ऐसा नहीं कि कुछ रजिस्ट्री हो रहा है। जमीन ही इतना ज्यादा है, किसको कृषि करने वाले लोग नहीं है उतना अधिक, खेती करने वाले लोग अधिक नहीं। हमारे देश में महाजनपद हुए केवल 16। कितने? और 16 महाजनपद, तुम समझ लो कि हमारे देश में केवल छोटे छोटे अगर 16 शहर देख लोगे तो लगभग उसी के आधार पर केवल मगध में सबसे ज्यादा लोग हैं, बाकी जगह पर कम ही लोग हैं। और तो इतना कम लोग होने के बाद अगर देखा जाए तो जमीन का कमी ही नहीं महसूस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जमीन का जब कमी महसूस नहीं होगा तो आधा लक्ष्य अपने आप आपको खत्म हो जाएगा। आप जो जितने आप यहां बैठे हुए हैं, अगर आर्थिक रूप से आप सभी संपन्न हो गए तो जितना आप पढ़ने आ रहे हैं इसमें 10% छोड़ करके कोई पढ़ने नहीं आओगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? अगर आर्थिक रूप से संपन्न हो गए ना, तुम्हारे अकाउंट में 10-10 लाख रुपया रहे और हमेशा एक इनकम का सोर्स बन जाए कि कहीं से 1 लाख रुपए महीने आ रहा है, पढ़ने आओगे? तुम बताओ। 10 ख्याल आएगा मन में, तुम पढ़ने की बात करो, हम पढ़ाने नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर्थिक संपन्नता जो होता है कई बार आपके लक्ष्य को जो है वो समाप्त कर देता है। इसीलिए अगर आपके घर से कम पैसा मिल रहा है, 5,000, 8,000 या 10,000, कितना में ही काम चलाइए, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपको मजबूत किया जा रहा है। अगर 10,000 की जगह पर आपको 20,000 मिलना शुरू हो जाए तो डेली डेली एनआईटी घाट, डेली डेली जो है मरीन ड्राइव आप जाना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेली डेली कभी चिड़ियाघर जा रहे हैं, कभी बुद्धा स्मृति पार्क जा रहे हैं, जहां मन कर रहा है एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी सिटी सेंटर में घूम करके आ रहे हैं। पैसा मिलेगा आप, तो खर्च तो करेंगे आप। तो कहीं ना कहीं आप अपने मिशन को जो है वो कमजोर करते चले जाएंगे। इसीलिए जब आपके घर से आपको कम पैसे मिलते हैं तो उसको निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी जाकर के आप सफलता में जो है एक कदम और अधिक तेजी से बढ़ाओगे। क्लियर सभी को? तो यहां पर देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। और यहां दिगंबर में केवल और केवल क्या है? अगर महिलाएं मोक्ष की प्राप्ति करना चाहती है तो पहले अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ेगा, और पुरुष बनने के बाद दोबारा क्या होगा? वो मोक्ष की प्राप्ति करेगी। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए थे, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। ठीक है? जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए थे उसी प्रकार से क्या बोला हमने? जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। तो यहां जो जैन धर्म में त्रिरत्न है वो अलग है, इसका मीनिंग। त्रिरत्न का मतलब तो पहले दोनों धर्म में जो धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें। त्रिरत्न का मतलब यही हुआ कि धर्म से संबंधित 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें। जैसे वहां था बुद्ध, धम्म और, तो यहां भी कुछ बातें दी गई है। जैसे है सम्यक आचरण। क्या बोला हमने? आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सम्यक ज्ञान। क्या बोला हमने? सही ज्ञान ही अर्जित करना है। सम्यक दर्शन, आपका नजरिया एकदम सही होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, किसी दूसरे समाज के प्रति, या जहां भी आपके कोई पड़ोसी है या कोई व्यक्ति है तो उसको लेकर के आपका नजरिया एकदम सही होना चाहिए। तो ये 3 बातें हमने बताया। बताओ कौन कौन सा? सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक आचरण, और बताओ सम्यक दर्शन या दृष्टि। वही चीज हो गया, सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। तो ये जो है आपके जैन धर्म के त्रिरत्न है, 3 रत्न है। सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं कि आप जैसे ही इस धर्म से जुड़ेंगे तो इन तीनों को तो तुरंत आपको फॉलो करना है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? बौद्ध धर्म में क्या था बताओ? बुद्ध, धम्म और, तो उसी प्रकार से जैन धर्म में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक, ये आपके हो गए इसमें। तो सभी लोग लिखो तो पहले इतना। गर्मी आज ज्यादा है लगता है, नहीं? गर्मी ज्यादा नहीं है? है ज्यादा।
चलिए सभी लोग लिखेंगे। आज है अधिक गर्मी, उमस ज्यादा लगता है, ठीक है। इट्स 42 डिग्री सेल्सियस बट फील लाइक 48 डिग्री सेल्सियस। आपको नहीं ऐसे आता है कहीं पर नोटिफिकेशन? लिखेंगे सभी लोग। लास्ट लाइन क्या लिखा था? लिखिएगा आगे नेक्स्ट पॉइंट में। 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ा, ठीक है। इस अकाल के कारण भारी संख्या में लोग मगध को छोड़ दिए। मगध को, नेक्स्ट पॉइंट में भद्रबाहु के, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन अनुयायियों ने मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए। जैन अनुयायियों ने मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए। कर्नाटक चले। नेक्स्ट पॉइंट में 12 वर्षों के बाद, नेक्स्ट पॉइंट में 12 वर्षों के बाद अकाल समाप्त होने के बाद, 12 वर्षों के बाद अकाल समाप्त होने के बाद, अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने संघ के साथ मगध लौटे। भद्रबाहु अपने संघ के साथ मगध लौटे। मगध लिखे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा। मगध में जैन धर्मगुरु स्थूलभद्र ने भद्रबाहु के संघ को अपनाने से इनकार कर दिया। स्थूलभद्र ने भद्रबाहु के जैन संघ को अपनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। इस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर, इस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर, इस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर, श्वेतांबर तथा दिगंबर दो भागों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर तथा दिगंबर दो भागों में विभक्त हो गया। लिखे आप लोग। अब एक टेबल बनाइए और एक तरफ लिखिए श्वेतांबर, एक तरफ लिखिए दिगंबर।
एक तरफ श्वेतांबर और एक तरफ क्या लिखोगे? दिगंबर। लिखना इसमें श्वेतांबर की तरफ पहले लिखना, लिखिएगा इसमें श्वेतांबर की तरफ। जैन धर्म के इस शाखा के लोग इसमें ORS, ठीक है। जैन धर्म के इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म के इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। लिखे, दिगंबर की तरफ लिखिएगा, इस शाखा के लोग, इस शाखा के लोग निर्वस्त्र रहते हैं। इसमें ऐसे लिखना, ठीक है। इस शाखा के लोग मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, या इस लाइन को रहने तो दोबारा लिख लो एक लाइन और। दिगंबर की तरफ ऐसे लिखना, दिगंबर की तरफ ही एक और लाइन लिखो, इस शाखा के लोग मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से निर्वस्त्र रहते हैं। लिखे, अब श्वेतांबर में लिखिए, ठीक है। इस शाखा के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इस शाखा के संस्थापक स्थूलभद्र थे। दिगंबर में लिखिएगा, भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर शाखा की स्थापना की गई। दिगंबर शाखा की स्थापना की गई, ठीक है। श्वेतांबर की तरफ लिखना, श्वेतांबर की तरफ लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, मोक्ष प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना दिगंबर के तुलना में आसान है। मोक्ष की प्राप्ति करना दिगंबर के तुलना में आसान है। दिगंबर के तुलना में आसान है, ठीक है। दिगंबर की तरफ लिखिएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। दिगंबर के साइड लिखिएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, ठीक है। श्वेतांबर की तरफ लिखिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा, श्वेतांबर शाखा में, श्वेतांबर शाखा में जैन धर्म के 4 शिक्षाओं की वरीयता है। जैन धर्म की 4 शाखाओं, 4 शिक्षाओं की वरीयता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कॉमा दे के बस लिख लेना इसमें, ठीक है। सत्य, अहिंसा, डैश दो यहां और लिखो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा,
अस्तेय और अपरि, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, दिगंबर में लिखो। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए जैन धर्म के, जैन धर्म के पांचों महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। पांचों महाव्रत का पालन करना अनिवार्य, पांचों महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें एक ही लाइन में लिख दो डैश देकर के, यहां पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, पांचों। लिखे, श्वेतांबर में लिखिएगा अब जाकर के। पुरुष और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों, कुछ लोग अभी क्लास में कैसे आ रहे हो 4 बजे, वो समझ में नहीं आ रहा है, डेली 3 बजे से क्लास हो गया, तब भी इतना अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, तुम लोग को 3 बजे से क्लास हो गया, आप लोग का इवेंट लगा हुआ रहता है तब भी, इसलिए तो गेट लॉक करवा देते हैं, तो बाद में रोने लग जाते हो बाहर। गेट बंद करवाने तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा फिर आने का। खुद आप समझिए इस बात को, और कोई किंतु और परंतु हम सुनेंगे नहीं जल्दी फिर, ठीक है। अब जो आएगा बैठे मत दीजिएगा नितेश जी, ठीक है, बोलेगा अब कल आना क्लास सीधा, या तो घर जाके ऑनलाइन क्लास कर लो बस। एप्लीकेशन पर आप लोग को मिला है ना एक्सेस, हाँ, आप लोग को बैग मिला, आप लोगों में सबके पास तो नहीं लग रहा है अभी, लड़कों को भी नहीं मिला नहीं, हाँ 1-2 दिन में आप लोग को आईडी कार्ड सबका मिला, बाकी लोग आईडी कार्ड नहीं लिए हुए, सब लोग को नहीं मिला अभी, तो ठीक है, अभी ऑफिस में जाकर के आप लोग दोबारा से ले लेंगे। आईडी कार्ड डेली लगा के आना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बैग लेके आओ चाहे नहीं आओ, आईडी कार्ड तो लगा के आना है, आ जाओ तो भी ठीक है, नहीं लेके आओ तब भी ठीक है। तो अब देखिए इसमें लिखिएगा श्वेतांबर में जाकर के, पुरुष और महिलाएं, पुरुष और, ठीक है, दोनों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पुरुष और महिलाएं, श्वेतांबर में, श्वेतांबर में जाके लिखो, पुरुष और महिलाएं दोनों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दिगंबर में लिखना, केवल पुरुष के, केवल पुरुष के, बताइए अभी आए क्लास, क्यों? हाँ, कल आई थी क्लास, कल नहीं आई थी, परसों नहीं, कहां चले गए थे, घर क्यों चले गए थे? आपने मन से घर जाना, घर से आना, किस चीज का एडमिशन यहां हुआ अभी कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तब तुमको नहीं पता होगा। क्लास का टाइमिंग जब बदल जाता है तो आप लोग उसी के आधार पर आएंगे, ठीक है। चलो अभी छोड़ दे रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों का एडमिशन भी नहीं है अभी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एप्लीकेशन पर जो है एक्सेस नहीं मिला है। बाद में जब आपको पता हो जाएगा कि इतने बजे से क्लास चेंज हुआ है, नोटिफिकेशन भी एप्लीकेशन पे चला जाएगा आपको, तो ये कभी बीच में जो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बैच भी स्टार्ट है, अभी नया बैच है तो ज्यादा डांटेंगे भी नहीं, तो पुराना होगा तो इतना सुनने नहीं जाएंगे हम, और कोई सर नहीं सुनेंगे, समझ में आया ना। जैसे क्लास का टाइम खत्म होगा, 15-20 मिनट होगा, गेट लॉक हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए कि शुरू के जब हम आते हैं क्लास में तो पहले समझाते हैं, और आप समझने के दौरान में आप थे ही नहीं, केवल लिखने के समय में आइएगा, तो आपके कारण फिर आप भी समझिएगा सर सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। जिस समय समझाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है लिखाने से भी। हाँ, केवल पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति संभव बताया गया है,
केवल पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति संभव बताया गया है। केवल पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति संभव बताया गया है। लिखे, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इसी में आगे लिखना, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, नंबर में नहीं, इसी लाइन में आगे कंटिन्यू कर दो। महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म पुरुष में, महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म पुरुष में लेने के बाद ही संभव बताया गया। पुनर्जन्म पुरुष में लेने के बाद ही संभव बताया गया। संभव बताया गया। आगे लिखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न। ये लिखा है तुम लोगों ने, ये शायद छूटा हुआ था ना पहले। जैन धर्म के त्रिरत्न लिख के डैश देना। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के डैश दे के लिखो। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक आचरण तथा सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। त्रिरत्न का मतलब धर्म से संबंधित तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने जो है इसको भी देख लिया यहां पर जैन धर्म में। तो जितना इंपॉर्टेंट बात था बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित, लगभग हमने इसको जो है कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम लोग चल कहां रहे थे इतिहास में, पहले उसको रिकॉल करते हैं। कुछ याद आ रहा है? क्या बता रहे थे? कुषाण के बारे में, शुंग और कण्व हो गया था। तो लास्ट लाइन में हम आपको बताए थे यही कि कण्व वंश के शासन काल के दौरान मगध की स्थिति एकदम से दयनीय हो गया। मगध की स्थिति ग्लूकोन डी लेते आइएगा, ग्लूकोन डी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या हमने बोला कि जब कण्व वंश का शासन काल चल रहा है तो कण्व वंश के शासन काल के दौरान जो है मगध की स्थिति एकदम कमजोर हो गया है। और मगध का साम्राज्य या मगध साम्राज्य अगर कहा जाए तो केवल जो है वो आपके पाटलिपुत्र तक, बताओ कहां तक? केवल पाटलिपुत्र तक जो है ये सीमित रहा। मगध साम्राज्य कहां तक के सीमित रहा? पाटलिपुत्र तक सीमित रहा ये मगध साम्राज्य, जब कण्व वंश का शासनकाल। इसी समय आंध्र सातवाहनों का विदेशी आक्रमण होता है और ये सभी कण्व वंश को तुरंत जो है एक ही झटके में समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार से मगध में अगर देखा जाए कोई भी प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था अब नहीं चल रहा है मगध के क्षेत्र में। कहां बात कर रहे हैं हम? मगध में। और अब मगध का जो यहां पर जो वैभव था अब वैसा है भी नहीं। तो लोगों को बहुत अधिक लालच भी नहीं है कि मगध में जा करके और हमको शासन व्यवस्था को चलाना है। जब समृद्ध कोई क्षेत्र रहेगा तभी जाकर के ऐसा होगा कि वहीं पर जो है शासन व्यवस्था को चलाने की बात की जाएगी। इसी समय जो है अगर देखा जाए तो भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में जो सिंध का क्षेत्र दिखता है, यहीं पर विदेशी आक्रमण होता है कुषाणों का। किसका होता है? जो पॉइंट आपको मिसिंग लग रहा है कहीं कहीं पर, वो सब आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या जहां पर हम शॉर्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो वो इंडियन हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। एंसेंट बिहार और एंसेंट इंडिया दोनों कॉमन है बहुत सारे हिस्से, इसीलिए उस इतिहास में भी लगभग ये मिलेगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वहां भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन हो सकता है तो सर आपको कटौती भी कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि बौद्ध और जैन पढ़ें तो सर नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो सर भी आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री वाले सर जो होंगे। ठीक है, एंसेंट, मिडेवल और मॉडर्न। अगर मॉडर्न को भी तुम देखोगे जो हम बताएंगे आपको, अभी चूंकि आपने इतिहास पढ़ा नहीं है अभी तक के, तो बहुत सारे हिस्से को हम कवर करते चलेंगे। घर पर केवल एक रेफरेंस बुक पढ़ते तुम लोग चल जाओगे तो यहीं से आपके ज्यादातर हिस्से समझ में आ जाएगा। और जैसा हम तुम लोग को समझाते हैं, कोई किताब उठा करके पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
मिला है तो हाँ उसी को पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आपको मिला है तो। हाँ क्या नहीं मिला? मैगजीन तो 30-40 रुपए में मिलेगा, बाहर से ले सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है मिल जाएगा, हो सकता है अगर सर बोले हैं तो मिल जाएगा, इसमें हम क्या कहें, सर बोले है ना तो फिर मिल जाएगा। अगर सर बोले तो सर ऐसे ही बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, समझ में आया, लेकिन उसको मिलने में बड़ा समय लग जाता है। तो इसीलिए अभी जितना कुछ आपको मिला है उस सब का जो है आप उपयोग करते चले। अभी मेंस के लिए वैसे भी आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी फिलहाल क्या करेंगे कि जो आपको दिया गया है किताब रेफरेंस में, उसको साथ में आप पढ़ते चलेंगे और वहीं से आपको बहुत सारे हिस्से कवर होते चला जाएगा। अब हाँ ठीक है पढ़ लो पहले, ठीक है तुम लोग से बात ही करते रहेंगे तो पढ़ा लिए हम, जो सवालों का अंतिम में पूछ लेना। और ठीक है देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं कुषाण का, किसका बात कर रहे हैं? तो कुषाण जो है ये विदेशी लोग हैं और ये पश्चिमोत्तर भारत के ऊपर अगर देखा जाए तो जो यूनान की तरफ हम बढ़ रहे थे उधर से ही आक्रमण हुआ है। और जो इसमें कुषाणों के बारे में अगर कहा जाए तो कुषाणों में एक नेता है और इसका नाम है कुजुल कड़फिसेस। ठीक है क्या नाम है? कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है कुजुल कड़फिसेस के द्वारा जो है वो भारत में कुषाण वंश का स्थापना किया गया। भारत में कुषाण साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा? कुजुल, ठीक है कुजुल कड़फिसेस के द्वारा जो है भारत में जो है कुषाण वंश का स्थापना किया गया है। कुषाण वंश का स्थापना किया गया। जब ये ठीक है कुषाणों का साम्राज्य का स्थापना हुआ तो मगध क्षेत्र में ये शासन व्यवस्था नहीं कर रहा है। ये सिंध क्षेत्र कहें या भारत के पश्चिमोत्तर का हिस्सा कहें, इसी हिस्से में इसका शासन व्यवस्था चल रहा है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। और अभी जो शासक है इसका नाम है कुजुल कड़फिसेस। क्या नाम बताओ? कुजुल, 5 बार बोलो तो। याद हो गया? पूछेंगे तो तुम लोग को याद रहेगा? हाँ 5 दिन के बाद हम पूछेंगे, अगर नहीं याद रहेगा तब तुम लोग को बताते हैं। ठीक है कुजुल कड़फिसेस क्या है? तो जब इस वंश का स्थापना हो गया इस समय, तो यहां पर क्या हुआ कि मगध के क्षेत्र में कोई साम्राज्य नहीं चल रहा था इस समय। तो एक व्यक्ति है और इसका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? तो श्रीगुप्त को जो है सामंत बनाया गया है और सामंत बना करके मगध में जो है यहां पर साम्राज्य चलाने के लिए कहा गया कि आप जो है कुषाणों के झंडे के तले, मतलब जो मेन झंडा रहेगा कुषाणों का रहेगा और इस क्षेत्र में आप शासन को चलाइए। मगध में डायरेक्ट जो है कुषाणों का शासन नहीं चल रहा। तो यहां पर हमने एक टर्म यूज किया सामंत। क्या यूज किया है? जब कोई बड़े साम्राज्य का कोई राजा होगा और अपने किसी भूभाग पर किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देगा कि हमारे नियंत्रण में रह करके साम्राज्य चलाइए, तो उसी को कहते हैं सामंत। क्या कहते हैं? किसी के पास मान लो 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन पर खुद खेती करेगा, किसी और को जिम्मेदारी दे देगा, तो टेम्पररी रूप से तो उस जमीन का मालिक वही व्यक्ति रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसी प्रकार से बड़े भूभाग में, बड़े साम्राज्य में अगर कोई यहां पर जो है अपने क्षेत्र को किसी और को जिम्मेदारी सौंप दिया है तो इसी छोटे राजा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो कुषाणों ने अपना पहला सामंत मगध में किसको बनाया? किसको बनाया? श्रीगुप्त को बनाया है। किसको बनाया है? कुषाणों ने सबसे पहला सामंत मगध के क्षेत्र में जो बनाया है यह श्रीगुप्त को बनाया है। किसने, किसको बनाया है? इस समय कुषाणों को यह बात नहीं पता था कि जिसको आज हम सामंत बना रहे हैं कल होकर के वो कुषाणों से स्वतंत्र हो जाएगा और एक विशालकाय साम्राज्य का स्थापना करेगा। आपका कोई जमीन है, किसी को आपने करने के लिए दे दिया, आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके जमीन को जो उसमें खेती बेहतर कर रहा है। आपको अगर यह बात पता हो जाए, आपको तो पता नहीं है कि अगर लग रहा है कैसे ही चलेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कि उस जमीन पर वो कब्जा कर ले हर तरीके से। आपको यह बात पहले से अगर पता होता तो क्या आप जमीन उसको देते? नहीं देते। कुषाणों को ऐसा नहीं पता है कि जिस श्रीगुप्त को हम दे रहे हैं मगध में जो है यहां पर सामंत बन के शासन करने के लिए, आने वाले समय में जो है ये कुषाणों से स्वतंत्र हो जाएगा।
और इस प्रकार से मगध पर फिर से एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना होगा और उसी को कहेंगे गुप्त साम्राज्य। क्या कहेंगे? इसी को कहा जाएगा गुप्त साम्राज्य। क्या कहेंगे? तो जो आप लोगों को हमने एक ग्राफ बताया होगा, बताया ऐसा कुछ हाँ, कि प्राचीन काल में मगध की स्थिति, प्राचीन काल में मगध की स्थिति अगर देखा जाए, शुरू कहां से हुआ था, उसके बाद और नंद के वंश, इसके बाद मौर्य, उसके बाद मौर्योत्तर वंश में कौन कौन सा? शुंग और कर्ण। मगध की स्थिति खराब हो रही है ना, ये बढ़िया और ये खराब। और यहां क्या है? कुषाण। क्या है? तो कुषाणों का तो डायरेक्ट नियंत्रण है ही नहीं बिहार पर, मगध पर तो है नहीं। तो कुषाण जो है अपने जो बनाए हैं, आपका जो सामंत जो बनाए हैं, वो गुप्त शासकों को, किसको बनाया है? और यहीं से गुप्त साम्राज्य का स्थापना होगा और फिर से मगध की स्थिति मजबूत होगी गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य के बाद जब गुप्तोत्तर काल आएगा, गुप्त के बाद जैसे मौर्य के बाद मौर्योत्तर आया, एक बच्चे का सवाल था ऐसा कुछ क्लास के एंड में कि सर मौर्य के बाद तो मौर्योत्तर आप कह देते हैं, शुंग के बाद शुंगोत्तर, कर्ण के बाद कण्वोत्तर क्यों नहीं कहते हैं? सवाल अच्छा है, कोई गलत नहीं है ये, लेकिन क्यों है ऐसा देखिए बताते हैं आपको। मौर्य साम्राज्य मगध का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो जनरली जो लोग कंपैरिजन करते हैं किसी एक सॉलिड आधार को मानते हुए करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य जो है मगध का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और यह साम्राज्य का जब पतन हुआ तो सबको बाद की काल केवल कह देते हैं। जैसे इतिहास में आप पढ़ोगे एक मुगल काल, और मुगल काल का जब पतन का दौर शुरू होगा तो केवल उसको कह दिया जाएगा उत्तर मुगल काल। मुगल काल के सभी राजाओं को आप जानोगे, उत्तर मुगल काल के नहीं जानोगे। और इसका कारण यह है कि कोई प्रभावी शासन व्यवस्था नहीं कर। तो मौर्य साम्राज्य के समय मगध मजबूत है, मौर्योत्तर काल में मगध की स्थिति कमजोर, फिर गुप्त साम्राज्य में मगध की स्थिति सही होगा, और फिर गुप्तोत्तर काल में मगध की स्थिति इतना खराब होगा कि फिर एंसेंट ही खत्म हो जाएगा, मध्यकाल की शुरुआत हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? तो यहां पर श्रीगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, और अभी तक जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त, ये कुषाणों के सामंत बनकर ही शासन किया है। किसके सामंत? ये जो है कुषाणों के सामंत बनकर के ही शासन किया है। कुषाणों के सामंत बनकर ही शासन। आप लोग को मेहनत करने का मन करता है घर पे पढ़ने का? हमको देखने के बाद तो तुम लोग को और अधिक मेहनत करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम पूरा दिन पढ़ा सकते हैं तो आप लोग पूरा दिन पढ़ भी सकते हैं। समझिए कि नहीं? दूसरे के लिए मत पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना। लाइफ में कभी ऐसा मत सोचना कि हम दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, समाज को दिखाने के लिए, गांव को दिखाने के लिए, ठीक है? किसी को भी नहीं। तुमको अपना करियर बनाना है, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना है, और इसीलिए केवल तुमको पढ़ना है। दूसरों को दिखाने के लिए अगर ऐसा करोगे तो हमेशा दबाव महसूस करोगे। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो लगे कि गांव वाले को क्या मुंह दिखाए, पड़ोसी को क्या मुंह दिखाएं, कुछ मुंह नहीं दिखाएंगे, बात खत्म, तुम अलग हम अलग। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं हम? तुमको लाइफ में अपना पहचान बनाना है, और इस कारण से तुम मेहनत कर रहे हो, केवल ये तुम समझना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरों के कहने और सुनने की वजह से अगर करोगे तो बार बार दबाव महसूस करोगे, और अगर असफल हो एक आध एग्जाम में तो और आपको लगेगा कि करना करे या फिर छोड़ दे। इसीलिए आपको अपना पहचान बनाना है। और अगर आप एक बेहतरीन संस्थान में पहुंचे हैं, वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के एक बेहतरीन व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिहार में जो बच्चे रहते हैं उसको कॉलेज का पढ़ाई नसीब नहीं है, साफ तौर पर हम बोल देते हैं। जो बिहार में बच्चे हैं ना, उसको कॉलेज की पढ़ाई नसीब ही नहीं है। अगर कहीं चल भी रहा है तो नाममात्र का है, वो कोई आपको उस लेवल का नहीं है। लेकिन किसी भी बच्चे के जीवन में, कोई भी स्टूडेंट है, बेहतरीन व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका हमको समझ में आता है कॉलेज की पढ़ाई का। एक बार ऐसे एक बच्चे से पूछे कि तुम्हारा कॉलेज का बहुत अच्छा है सर, इतना बेहतर कॉलेज है सर मेरा, कभी जाना ही नहीं पड़ता है, केवल एग्जाम देने जाते हैं सर। हम बोले वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए।
अब बताओ तुम कि ये मानसिकता कहां से डेवलप हुई कि कॉलेज अच्छा तब है जब कभी पढ़ने जाना नहीं पड़े। आप बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड, ऐसे ही ऑफिस में मिलते रहते हैं बच्चे कि हमारे कॉलेज सर अगर बिहार से करेंगे सर तो पढ़ने जाना पड़ेगा, वहां करेंगे तो नहीं जाना पड़ेगा। आप नहीं जाना पड़ेगा को बेहतर समझ रहे हैं कि आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है, लेकिन उस बीच में जो आपका लैकिंग है ना वो सुधर नहीं पाएगा कभी भी। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप एक बेहतरीन संस्थान में है और सभी शिक्षक आपको अनुभवी यहां पर मिलेंगे, तो अपने व्यक्तित्व जो उनका व्यक्तित्व रहेगा उसमें भी एक बेहतरीन निखार दिखेगा आपको। तो बहुत कुछ आप अपने व्यक्तित्व में इसको जो है उतार करके और डेवलप कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसे क्लास में बोलते रहते सर आप एकदम सिंपल रहते हैं, कभी कुछ नहीं, ना घमंड ना वो नहीं। हम बोले जिस दिन घमंड कर लेंगे उस दिन जो है तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। जिस कॉलेज से पढ़ करके आए हैं ना उस कॉलेज में एडमिशन लेना भी सबके बस की बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम आपको केवल इसीलिए कहते हैं, समझाते हैं, कॉलेज का पढ़ाई अगर मान लो खराब हो गया, वो है ही नहीं आपका। आप लोग में से बहुत लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं ना आप, लेकिन आप एक अच्छे जगह से अगर ग्रेजुएशन करिएगा तो आपको बाकी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा कहीं पे। सुबह से शाम कॉलेज है, उसी के आप लोग सेमेस्टर के एग्जाम देते रह जाओगे बार बार, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तब समझ लो सही है। अब यहां पर क्या है कि आप एक साथ दो काम को कर रहे हो, कोई बात नहीं, इसका पॉजिटिव फायदा भी उठा रहे हो कि आपको इतना मौका मिल रहा है यहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कि आप अल्टरनेटिव दूसरा तैयारी कर पा रहे हो। नहीं तो अगर आप दूसरी जगह से कॉलेज करते तो पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते, फिर उसके बाद बीपीएससी का तैयारी करते। तो इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए आप क्या करेंगे कि जितने देर आप क्लास में बैठते हैं जो कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, एक तो मतलब ये कि जो आपके किताबों में है, और एक अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस बुक, ठीक है, ये सब के अलावे जो बातें होती है उसको भी आप साथ में जो है अपने जो है व्यक्तित्व में जो है प्रत्येक दिन ऐड करते जाएंगे। क्योंकि अगर आप सच में बीपीएससी का तैयारी करने के लिए बैठे हैं क्लासरूम में, तो आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि जो सामने इंटरव्यूअर रहे उसको समझ में आए कि ये जो है व्यक्ति अधिकारी के लिए योग्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आप योग्य नहीं दिखेंगे तो नॉलेज होने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर केवल नॉलेज से नौकरी अगर मिलने वाली बात करा जाए तो एसएससी की नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, सिपाही की नौकरी है, दरोगा तक के भी चल जाएगा। उसमें इंटरव्यू की कोई व्यवस्था नहीं है, सब्जेक्टिव कोई भी आपसे एग्जाम नहीं लिया जाता है। यहां तुम प्रीलिम्स पास कर जाओगे, प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेंस में जब अपने विचारों को तुम लिखोगे वहां पर, एक तो पहले सही से लिख नहीं पाओगे, फिर भी अगर मान लो कि तुम मेंस पार कर गए, किसी भी तौर तरीका से कर गए, रट करके या फिर जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को करके, तो जब इंटरव्यू पैनल में जाओगे तो आधे घंटे आपसे बातचीत की जाती है, प्रॉपर 30 मिनट्स, और 30 मिनट के अंदर जो आपके पैनल में बैठे रहेंगे लोग, 5 सामने बैठे हुए लोग रहेंगे, 5 तरीके के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग अलग बोर्ड बैठे, जैसे इम्तियाज अहमद का बोर्ड है ना, मैडम का भी एक बोर्ड है, उसमें अलग अलग बोर्ड रहता है। तो उसमें क्या होगा कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले एक व्यक्ति प्रश्न पूछेंगे, एक इंटरव्यूअर, 4 देख रहे होंगे, आपको नोटिस करेंगे आप में कि क्या कमी है या फिर क्या पूछना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो एक एक करके जब ये आपसे बातचीत करेंगे तो आपके जो है ना बिहेव में ये चीज झलकना चाहिए कि आप जो है एक सही तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आपके मैनर आपके पास में अच्छा है, आप इसके लिए, इस पद के लिए दावेदार व्यक्ति है, हर एक तरीके से मेंटली आपको फिट होना चाहिए। वो सब तरीके के सिचुएशन आपको देंगे और देखेंगे कि स्थिति कैसा है। तो कई बार आप लोग ऐसे जब बातें बोलते रहते हैं तो हमको लगता है कि तुम लोग तो मेंटली फिट नहीं हो। कई बार तुम लोग की हालत जब देखते हैं, हुलिया जब देखते हैं, तो हमको यही लगता है। फिर लगता है कि चलो अभी तो ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, अभी 2-4 साल ठोकर बढ़िया से खाओगे, 2-4 साल अभी तो घर से लोग बोलेंगे भी नहीं, अगर नया नया पटना में पहुंचे हो तब। लेकिन 2 साल 3 साल जब हो जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं होगा, वो समय सबसे कष्टकारी होगा। घर से फोन आएगा, जवाब ही नहीं दे पाओगे। और उससे भी कष्टकारी तब होगा जब आपके बेंच पर आपके बगल के बैठे हुए जो लोग हैं उसका रिजल्ट हो जाएगा। आपके बेंच पर ही बैठे हुए हैं, रिजल्ट के लिए कोई विदेश से व्यक्ति नहीं आ रहा है। 69 बीपीएससी में बहुत सारे बच्चों का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था, उस सब अभी 70वीं में मेंस लिखा है। अब वो क्लास में रेगुलर नहीं आ रहा है बच्चे, लेकिन 70वीं बीपीएससी में मेंस लिखा है। 69 में सिंसियर बच्चों का रिजल्ट हो गया था, 70वीं बीपीएससी में दोबारा जो है 69 वाले बच्चे ही मेंस लिखे हैं, और उसमें जो संभल गए उसका रिजल्ट इस बार भी हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी में जिसको पढ़ाए थे, बहुत का रिजल्ट अगर नहीं हुआ, 71 बीपीएससी में सबसे मेन कंपटीटर आप लोगों का वही रहेगा जो 71 देने वाले हैं। और अगर ये बैच 72 का है तो 72 में भी इस बात को समझ लीजिए कि इतना पहले, अगर आपने समझ लीजिए 72 का ही पहला ही बैच है,
इसके पहले वाले सारे 71 के हैं। तो 72 वाला अगर आप लोग बच्चे हैं, आपके पास में पर्याप्त समय है, और अगर इस समय का सदुपयोग कर लिए तो रिजल्ट तुम्हारा हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, हौसला मिलेगा, मेहनत करोगे, दबा के मेहनत करो, मेंस हो जाएगा। जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो जाता है उसको कई बार हम ऑफिस में मिलते हैं तो कहते हैं प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा आपको मेंस के लिए, एक एक प्रश्न जो है कोई बाहर नहीं जाएगा। मेंस हो गया, इंटरव्यू के लिए अपने आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे। और अगर आपने बीपीएससी को सोच करके आया है क्लास में तो आपको यही करना होगा। और अगर बीपीएससी नहीं सोच के आए हो कि बस बीपीएससी की क्लास ज्वाइन कर लिए और एग्जाम देना है एसएससी का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि तब भी तुम गलत जगह पर पहुंच गए हो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस क्लासरूम में आपको पता है केवल 10% बच्चे ऐसे हैं अभी हैं जो कि गंभीर है, केवल 10%। और हम यही सोच करके पढ़ाते हैं कि 90% बाकी तुम पढ़ो चाहे नहीं, लेकिन इस 10% का रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए कम से कम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आप अपने आप को यहां से यहां लेके जाओ। अगर आप अभी यहां हो तो अपने आप को यहां लेकर के जाओ। कोई समस्या है बेशक आप बातचीत कर सकते हैं, हम लोग इसी के लिए यहां पर रहते हैं। कोई समस्या लगे तो, लेकिन सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम कैसे आपको इनकरेज ज्यादा करेंगे? जब आपका टेस्ट हम लेंगे, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स मुझे दिखेंगे अगर, और ये टेस्ट 1 बार 2 बार या 3 बार होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमन मुझे बार बार मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? और उसी से हम अनुमान लगाकर इस बात को बोल सकते हैं और बोलते भी है कि तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। ये अनुमान यहीं से आता है, कोई काला जादू सीख के नहीं आए हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मंत्र मारे रिजल्ट हो गया नहीं, ऐसा वो सब सोच समझ के ही बोला जाता है। कई बार कहते नहीं कि चेहरा देख के पता चल जाता है रिजल्ट हो जाएगा। वो चेहरा देखना बहुत कुछ समझने के बराबर होता है कि कोई कितना मेहनती है कि नहीं है, कितना मेहनत कर रहा है। अभी आपकी स्थिति क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने के बाद आपकी स्थिति एकदम मजबूत होनी चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए आप। क्या आप अगर इस तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी करो, पीसीएस का, पेशेंस का लेवल हाई होना चाहिए एकदम। ये नहीं कि एक बार दिए एग्जाम अब नहीं हुआ तो छोड़ देते, नहीं, फिर अटक जाओगे तुम। दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, और लगातार प्रयास अगर आप करोगे तो 1 बार 2 बार धोखा हो सकता है, इट में भी तीसरी चौथी बार होते होते आप निकल जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम केवल यही चाहते हैं कि जो बच्चे पहले गलती किए हैं 69 में, 70वीं में, 68 में, वो गलती आप दोहराओ मत प्लीज। अगर कम समय में, कम उम्र में तुम्हारी नौकरी लगेगी, सफलता प्राप्त करोगे, वाकई तुम अपने सफलता को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। ठीक है? और नहीं तो फिर 33-35 में अगर जाकर के 30 में जाकर के सफल हो गए और इसमें लगे तो फिर गड़बड़ है। फिर वो आपको उस तरह सोचो ना, एक बार तुम 40 साल की उम्र में किसी को कार चलाना और 25 साल की उम्र में किसी को कार चलाना, दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है, फर्क है ना। जिस समय साइकिल की तुमको जरूरत थी उसी समय तुमको साइकिल अच्छा लगता होगा। आज अगर तुमको साइकिल देंगे रात दिन तुम कतराओगे, छोड़ो साइकिल नहीं। अभी वो थोड़े ना अंदर से भी निकल रहा है। लेकिन एक ऐसा समय था, सोचो कि साइकिल के लिए मार कर देते थे। ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? हम तो जबरदस्त मार कर दिए घर में साइकिल के लिए, मतलब ऐसा इस लेवल का कि एकदम सुबह शाम जब कोई मिल रहा है मम्मी पापा में से हमको साइकिल चाहिए। कम उम्र रहा होगा उस समय मेरा, साइकिल चाहिए तो चाहिए, दोनों में से पूरा गुजारिश किया जा रहा है। पापा से बोल नहीं पाते थे डर के मारे कई बार, तो मम्मी से बोलते थे कि साइकिल चाहिए। एक बार तो एकदम मतलब खतरनाक एकदम ले लिए, एकदम समझ लो अपने ऊपर। नानी के घर पहुंचे मम्मी पापा दोनों के साथ, सब लोग नानी उन्हीं बैठे, मामा में सब है, सबके सामने बोल दिए कि पापा साइकिलें नहीं दिलाते हमको। अब लेवल एकदम बढ़ गया। तो वो समय जो था और वो एक्साइटमेंट था उसी समय पर था। आज अगर साइकिल मिलेगा तो छोड़ो, अब साइकिल चलाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या कभी शौक कभी मन होगा तो साइकिल पर बैठ गए, ऐसे साइकिल से आने जाने बोले तो नहीं खराब लगेगा। तो ऐसे ही एक सही समय पर आपका जो एक विशेष रुचि होता है वो उसी समय मिलेगा आपको। अभी जो आपके अंदर पढ़ने का जो पोटेंशियल है ना, 3-4 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा। आप एकदम मतलब समझ लो कि लेजी हो जाओगे एकदम, ये पोटेंशियल रहेगा नहीं तुम्हारे अंदर। जो अभी तुम मेहनत कर सकते हो 20 वर्ष की उम्र में, और सबसे पूरा इतिहास तुम लोग देख लेना, जितना भी इतिहास में राजा तुमको दिखेगा प्रतापी, सबका उत्थान जो है लगभग 20 वर्ष से ही है। कितने वर्ष से? जितना क्रांतिकारी दिखेगा उसका असर 20 वर्ष में ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स सबसे ज्यादा जो एक्टिवेट है इसी समय है। समझ में आ रहा है? अगले 4-5 साल के बाद छोड़ो, रहने दो, कल कर लेंगे, यही होगा। आज के समय में आप दिन भर में कितना भी थक जाओगे,
और एक फोन कॉल आ जाएगा, यहां आना है 50 किलोमीटर दूर, मिल ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो निकल चले। 30-40 साल के बाद ऐसा नहीं होता है, किसी के अंदर ये कोई उमंग नहीं रहता है। ठीक है, रहने दो अपने जगह, ठीक है। समझ में आ रही कि ना? तो आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं रह पाएगा। इसी समय आप अपने आप को, जो सही पोटेंशियल आपके पास क्षमता है, उसको सही दिशा में यूटिलाइज करो। 1-2 साल की बात है, 2 साल संयम बरत लो केवल, आगे का भविष्य बेहतरीन हो जाएगा। और 2-3-4 साल तक अगर संयम नहीं बरते, इधर उधर ध्यान देते रह गए, तो हमेशा जीवन ऐसा ही कटेगा, घिसी पिटी जीवन कटेगा, कुछ नहीं होना है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बिहार में, सीधे बोलते हैं 0% अपॉर्चुनिटी है। कई बार कहते हैं स्किल ज्यादा होना चाहिए। क्या स्किल तुम्हारे अंदर ज्यादा होगा? तुमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। पूछने आते हो हमसे कि क्या करें हम आगे, दूसरा हमारे अंदर क्या है ही नहीं कुछ, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीधी बात तो यही है। ये कोई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और बड़े कोई वैसा महानगर नहीं है जहां पर तुमको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिखेगा। यहां कुछ नहीं है, तुम्हारे पास यही अपॉर्चुनिटी था और तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आए हो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यही तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी जो सबसे बेस्ट तुमको लगा, उसी में तुम आए हो। लेकिन हम तुमको यहां क्या बता रहे हैं? हम तुमको बता रहे यही बात, अपना बेस्ट दो तुम इसमें, बेहतरीन करो तुम इसमें। अपना अगर तुमने लक्ष्य बनाया है तो इसको पूरा करो, और अगर ये लक्ष्य नहीं भी पूरा हुआ इनकेस, तो अंतिम पड़ाव ये नहीं है जीवन का। इसके बाद भी तुम जिस भी फील्ड में जाओगे, अभी से 1 साल 1.5 साल पढ़ने के बाद, उस फील्ड में तुम बेहतरीन करोगे निश्चित तौर पर। हमें देख करके करो, और लोगों को देख करके करो, संस्थान को देख करके करो, या बाहर की चीजों को देख करके करो, लेकिन तुम करोगे बेहतरीन अगर तुमने 1-1.5 साल बेहतरीन सुना है तब। ये सुनना भी बड़ी बात होता है, जो आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं। 1-1.5 साल सुनोगे तो बहुत सारी बात आपको समझ में आएगा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग होंगे यहाँ क्लासरूम में, उसको पता होगा कितना कम समय में कितना बड़ा सिलेबस को कवर करना होता है। जब मैं कॉलेज में था, इतनी मोटी मोटी किताबें, सीएससी का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रहता था। 15 दिन का टाइम है, इसी से टेस्ट होगा, किताब बस दे दिया गया है। कॉलेज की पढ़ाई वो वैसे ही जैसा चल रहा है, और आपको उसको पास भी करना है। तो इतना दिमाग का कसरत, इतना घसीटा जाता है उस समय में, इतना ज्यादा कि उसकी पोटेंशियल ही बढ़ जाती है। जो बच्चे आर्ट्स से तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन, आपके सिलेबस को ही पीसीएस में भी पढ़ना है, सिविल सर्विसेज में पढ़ना है, फिर भी आप रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हो। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे जो है यूपीएससी में लगभग, मतलब भारी संख्या में लोग जो है रिजल्ट लेकर के आ जाए, जो कि कभी उसमें पढ़ा ही नहीं, जो कभी नहीं पढ़ा उस सब्जेक्ट को, फिर भी वो कर ले रहा है और कम समय में कर रहा है। और जिसने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन भी किया है, मास्टर्स भी किया है, तब भी तुम नहीं कर पा रहे हो। इससे बस एक ही चीज पता चलता है कि जो इस स्ट्रीम में पहले से आ गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब अपने आप को लेजी कर लिया है, उस पोटेंशियल के साथ नहीं पढ़ रहा है वो, उसको नहीं लग रहा है कितना कारगर है हमारे लिए। और लेजी करने की वजह से क्या हो गया कि यहां पर वो डाउन चला गया। जो उधर भी तूफानी था, जब इधर लौट करके आया तो इसमें भी तूफान मचा दिया। बस समझ में आ रहा है? इसमें से ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है, इसलिए हम समझा भी ज्यादा रहे आपको। अपने आप को स्लो मत करो, इस समय तो बिल्कुल स्लो मत करो, टाइम खराब मत करो, स्लो मत करो, सही दिशा में अपने आप को लेकर के जाओ। एकदम बेस्ट तो अपना, एकदम होना ना होना वो आपके हाथ में है ही नहीं। वो कितना भी सोच लीजिए, होना और ना होना वो आपके हाथ में दिख नहीं रहा है आपको कुछ भी। आपको बस अपने कर्म को मानते हुए और करते चलना है, आगे पढ़ते चलना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जिस फील्ड में करो एकदम जबरदस्त नाम बनाओ, मेरा तो यही कहना है। एकदम इतना 100% दो कि बस अगर जाने कोई तुमको उस पूरे फील्ड में जाने तो तुमको जाने केवल। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? पर्सनालिटी का मतलब यही होता है, पहचान का मतलब यही होता है। जिस फील्ड में अपना इतना बेहतरीन दे दिया है तुमने, ये तुम्हारी अलग से एक पहचान हो जानी चाहिए, और तब तुम अपने आप को सफल मानना। फिर लगेगा कि हाँ, हमने जो मेहनत किया है वो हम साकार भी हुए इसमें। क्लियर सभी को? कुषाणों ने सामंत किसको बनाया था? श्रीगुप्त को। किसको बनाया था? श्रीगुप्त ने जो है इस समय कुषाणों के सामंत बन करके और अपने साम्राज्य को चलाया। कुषाणों के सामंत बन करके ही अपने शासन व्यवस्था को चलाए। ये एक ऐसा वंश है, गुप्त साम्राज्य में, गुप्त वंश अगर कहा जाए, देखो एक तो वंश लिखा हुआ रहेगा, एक साम्राज्य लिखा हुआ रहेगा। जब वंश का विस्तार बहुत अधिक रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा, तो उसको साम्राज्य कह दिया जाएगा। जैसे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश भी, मौर्य साम्राज्य भी। कर्ण साम्राज्य नहीं बताए, साम्राज्य है कहां तक बताओ? केवल पाटलिपुत्र तक है, तो साम्राज्य क्या बोलेंगे उसको? हम नहीं बोलेंगे ना। तो इस समय गुप्त वंश भी और गुप्त साम्राज्य भी कहेंगे इसको।
ये जो अगर देखा जाए गुप्त वंश के संस्थापक जो आपके श्रीगुप्त है, ये सामंत बनकर के शासन व्यवस्था किए। एक ऐसा वंश है ये गुप्त वंश जो सभी राजा अपने पिछले राजा से अपने आप को ज्यादा प्रभावी जो है बना करके चलेंगे, मान करके चलेंगे, और सब लोग उपाधि लेगा इसमें, सब अलग अलग उपाधि। जैसे मगध में जो लोग राजा रहते थे, श्रीगुप्त कहें कि हम महाराजा हैं। क्या है हम? ठीक है, महाराजा। और महाराज की उपाधि ये धारण करेंगे। एक तो होता राजा और एक हो गया क्या बोला हमने? महाराजा। बोला हम ज्यादा प्रभावी है। और इस वंश के सभी शासकों के अंदर में जो है एक कीड़ा घुसा हुआ रहेगा। आप लोग कभी यज्ञ देखे, उसमें ऐसे देखे महंत लोग जब आते हैं तो अब आपके सामने पधार रहे हैं श्री श्री, अब आपके सामने पधार है श्री श्री 108 श्री, अब आपके सामने पधार है श्री श्री 1008 श्री। ऐसे सुने हो? इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो पहले वाले महंत थे उससे ज्यादा प्रभावी अब वाले हैं। इसमें भी सब वैसा ही है। कोई महाराज की उपाधि धारण करेगा तो कोई कहेगा हम महाराजा धीराज हैं। पहले राजा हुआ, फिर महाराजा हुआ, फिर कोई कहेगा कि हम महाराजा धीराज हैं। क्या है? कोई कहेगा कि हम अपने आप को सभी महाराजों से श्रेष्ठ है, विक्रमादित्य। क्या बोलेगा? तो इस वंश में सब राजा के अंदर में कीड़ा घुसा हुआ है, उपाधि को लेकर के। बताओ महाराजा की उपाधि किसने लिया है? श्रीगुप्त ने अपने पूरे जीवन काल को, लगभग इसका जो शासन व्यवस्था शुरू हुआ है लगभग माना जाता है कि 240 ईस्वी में शुरू हुआ था, एडी 240। ये कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि प्रॉपर इसी समय 240 या कई जगह 275 भी मिलेगा। तो इसमें बस यही याद रखना है कि तीसरी सदी लगभग चल रहा है। तो महाराजा की उपाधि धारण की श्रीगुप्त का बेटा है और इसी का नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच ने भी उपाधि धारण किया है और इसने भी उपाधि धारण किया है महाराजा का ही। क्या उपाधि धारण किया है? और इसने भी जो शासन व्यवस्था किया है वो सामंत बनकर के ही किया है। क्या बनकर के? किसका सामंत है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के शुरुआती दौर के सभी शासक किसके सामंत थे? कुषाणों के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? बहुत गर्मी नहीं है? बताओ तुम लोग जरा। कुजुल कड़फिसेस है। कौन है? कुजुल कड़फिसेस। घटोत्कच भी इसी प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाते रहा, सामंत बना करके। इसके बाद लगभग जो है 320 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? लगभग 320 ईस्वी। और इस समय जो शासक बनेगा इसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त नाम केवल चंद्रगुप्त ही है, बाद में इतिहास को पढ़ा रहे हैं हम, तो इसी कारण से इस समय जो भी शासक है उसमें प्रथम द्वितीय लगा देंगे अगर सेम नाम मिलेगा तो। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम आपको कह रहे हैं इसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। कब? 300 और 320 ईस्वी की बात अगर इस समय की जाए तो एक बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है, कि ये एक ऐसा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, एक बड़ा ही प्रतापी शासक है और इसने अपने आप को कुषाणों से स्वतंत्र कर लिया। किससे? इसने अपने आप को क्या किया है? कुषाणों से स्वतंत्र कर लिया। कुषाणों से स्वतंत्र कर लिया। और ये क्या कह रहा है कि अब जो है हम ऐसे शासक बन गए हैं जो किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो कुषाणों के किसी बात को हम नहीं मानेंगे। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इसको अपने अंडर में रख सकते हैं तो आकर के लड़ ले। यहां से कुषाण लड़ने के लिए नहीं पहुंचा, ठीक है। यहां पर कुषाणों का शासन और मगध में अब जो है चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त। तो कुषाणों से अपने मगध को जो है स्वतंत्र करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को कुषाणों से स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र कर। अब इसी कारण से इनको जो है वो गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता। ये दोनों का मतलब समझ में आ गया? एक तो बस नींव रख देना, वो रख दिया श्रीगुप्त ने। किसने? और वास्तविक रूप से संस्थापक कौन बना?
चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है अब फिर से जो है मगध की स्थिति मजबूत करना शुरू कर देगा। मगध की स्थिति मजबूत करना शुरू कर देगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शादी हुआ था लिच्छवी में हुआ। कहां हुआ? लिच्छवी आप लोग समझते हैं? हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम का शादी कहां हुआ? और लिच्छवी के राजकुमारी और उसका नाम है कुमार देवी। क्या नाम है? लिच्छवी की राजकुमारी और इस राजकुमारी का नाम है कुमार देवी। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका जो विवाह हुआ है ये विवाह हुआ लिच्छवी राजकुमारी से। किससे हुआ है? लिच्छवी राजकुमारी से हुआ है। और लिच्छवी राजकुमारी जो है इसका नाम क्या है बताना तुम लोग? कुमार। इसका नाम है कुमार देवी। और कुमार देवी से विवाह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध में सोने के सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? कैसे सिक्के? सोने के सिक्के चलवाए गए। तुम समझ सकते हो कि ये लोग कितना अमीर है। समझ में आ रहा है? गुप्त साम्राज्य को पूरे एंसेंट का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन काल में स्वर्ण काल माना जाता है किसको? सोना होने से नहीं मतलब है, सोना होने से मतलब स्वर्ण काल नहीं होता है। एक बेहतरीन शासन काल। स्वर्ण काल का मतलब होता है एक बेहतर शासन काल जिसमें वहां का प्रजा खुश हो सके, यह होता है स्वर्ण काल। तो इस समय सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं और जो सिक्के हैं सिक्के पर राजा रानी का चित्र होता था। राजा रानी का चित्र। और एक तरफ जो है वो लक्ष्मी जी का चित्र बना होता था। तो इसमें सिक्कों का है ना दोनों तरफ दो हिस्सा हुआ। तो एक तरफ राजा रानी का रहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम और एक तरफ किसका चित्र, किनका चित्र रहेगा? लक्ष्मी जी का चित्र रहेगा। तो एक तरफ राजा रानी और एक तरफ किनका चित्र रहेगा? ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न को पूछा जाता है कि राजा रानी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त। तो मगध में जो दोबारा साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ है किसके शासनकाल में हुआ है? चंद्रगुप्त। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, राजा रानी का चित्र जिसमें होता था। क्या होता था? तो इस सिक्का के एक तरफ राजा कौन है? रानी। दूसरी तरफ किसका चित्र है? किसका? चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? लिखो इतना। लिखो कुषाण वंश। कुषाण वंश लिखना सभी लोग। कुषाणों में ही एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। ठीक है, वो बिहार के क्षेत्र में इन लोगों का जो है ना प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रहा। नहीं तो वैसे तो अगर देखा जाए अगर मगध में रहता तो तुम समझ सकते हो शासन व्यवस्था जो है वो लंबे समय तक कुषाणों के अंतर्गत रहता। चरक भी उसके शासनकाल में रहते थे, बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति थे, विद्वान। चरक नाम था उसका। कनिष्क के शासनकाल में रहता था। लिखना सभी लोग कुषाण वंश, लिख करके डैश देना। लिखिएगा इसमें कुषाण विदेशी हैं। ठीक है, कुषाण विदेशी हैं। इस वंश के संस्थापक भारत में कुजुल कडफिसेस था। संस्थापक कुजुल कडफिसेस कौन था?
कुजुल कडफिशिस। नेक्स्ट पॉइंट में आगे लिखना, लिखिएगा कुषाणों का शासनकाल पश्चिमोत्तर भारत में विशेषकर हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में विशेषकर हुआ। साम्राज्य के विस्तार से पश्चिमोत्तर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कुषाणों के प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कुषाणों के प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक चरक रहा करते थे। चरक रहा करते। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, कुषाणों ने गुप्त शासकों को सामंत बनाकर चला जाएगा, खुद ही देखने आया था कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। गुप्त शासकों को सामंत बनाकर मगध भेजा। गुप्त शासकों को सामंत बनाकर मगध भेजा। नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, मगध पर पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त की शासन आरंभ हुआ। श्रीगुप्त का शासन आरंभ हुआ। लिखे, आगे लिखिएगा आप लोग, गुप्त साम्राज्य। सभी लोग हेडिंग दीजिएगा, गुप्त साम्राज्य। लिखे, गुप्त साम्राज्य। तो इसको हम लिखवाएंगे कल, ठीक है, आज नहीं लिखवाएंगे। 5 बजे दूसरा क्लास है शायद नीचे वाला, ठीक है, तो 20 मिनट थोड़ा हम रेस्ट करेंगे। और है ना, थोड़ा क्लास आप लोगों का कम हो रहा है, लेकिन अगर क्लास आगे नहीं रहता मेरा तो हम अभी आधा घंटा कम से कम और पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आराम से सभी लोग जाइएगा, और सर आ जाएंगे आपके तो दोबारा आगे क्लास आपकी होगी। आ जाएंगे जल्दी 1-2 दिन।